पता ही नहीं होगा, मैंने सुल्तानपुर में अपने जमानत उठा के जेल गया हूँ। एक प्रोटेस्ट में घेरा डालो डेरा डालो का प्रोटेस्ट था, मैं उस समय समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश सचिव होता था और मैं जेल में गया। सारे साथी छूट गए जमानत पे, 2 साथियों की जमानत भरने में कोई दिक्कत हो गई, वो नहीं छूट पाए। तो हमारे वहां पे विधायक थे अनूप संडा जी, तो हम लोग बाहर तो आ गए जमानत पे। मैंने कहा यार ये बात ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे 2 साथी रह गए और हम लोग बाहर आ गए, ये ठीक नहीं है। तो हम लोग गए मजिस्ट्रेट के पास, हमने कहा भाई हम अपनी जमानत उठाना चाहते हैं और जेल जाना चाहते हैं। उस मजिस्ट्रेट ने उसी हौसले और जज्बे के साथ मेरी जमानत कैंसिल करके और दोबारा जेल भेज दिया। उस समय कलेक्टर साहब जो थे, उनको जैसे ही पता चला उन्होंने गालियां देना शुरू किया अपने अधिकारियों के, अरे इन लोगों को फिर बवालियों को क्यों अंदर ले लिया, निकालो इन लोगों को। तो जेल सुपरिंटेंडेंट भागता भागता है, वो साहब अधिकारियों की बड़ी गालियां पड़ रही है कि इनको फिर से क्यों अंदर ले लिया। तो दूसरे दिन हमें बिना शर्त बिना जमानत के डीएम के कहने पे छोड़ा गया, कलेक्टर के। अब हमने कहा भाई हमारा अपराध क्या था, हमने नारे लगाए थे मजिस्ट्रेट के सामने, उनकी दफ्तर के सामने। तो हमने और अनूप संडा जी ने तय किया कि भाई वही अपराध दोबारा करना है। फिर हम अदालत, वहां मजिस्ट्रेट का जो सिटी मजिस्ट्रेट का ऑफिस होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उसके ऑफिस के सामने गए। उतने ही नारे, जितने नारों पे हमें जेल भेजा गया था, उतने नारे लगाए। उसने कहा आपको अरेस्ट नहीं करना, हम लोग अपने घर चले गए। तो हम तो ऐसे काम किए। जो हमारे नेता रघु ठाकुर जी थे, 7 साल अपनी जिंदगी का जेल में रह चुके हैं। वो इमरजेंसी में जेल में रहे, उसके बाद जेल में रहे। तो जेल से कभी मतलब ये भय नहीं था कि भाई जेल में जाएंगे तो इससे बड़ा कहीं कमजोर होना है, बल्कि ये फायदा हुआ हमारा। ये तो वो संघर्ष की जेल थी जी, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल, वो जरूर तकलीफ होती थी, ये बात आपकी ठीक है। ये बात जरूर है कि इस बात की जरूर पीड़ा होती थी कि जीवन में कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। जब आपके ऊपर इंक्वायरी के लिए घर पे रेड हुई है, तो क्या मैं उसके बारे में नहीं अच्छा, आप इसके बारे में बोल सकते, ये तो बता सकते हो कि परिवार हमारा पूरे 6 महीने के दौरान, हाँ, हमारे परिवार को रोने की इजाजत नहीं थी, मायूस होने की इजाजत नहीं थी। मेरी बेटी मुंबई से जब आई और तब मैं ईडी की कस्टडी में था, तो वो बहुत रोने लगी। उसका एक अलग तरह का जुड़ाव है, बेटियों से पिता का एक अलग तरह का प्रेम होता है। तो वो रोने लगी और बेटा रोने लगा। तो पत्नी दूसरे दिन आई और उन्होंने बताया कि वो बेटी बहुत परेशान हो रही है। तो हमने कहा ठीक है, तुम जाके बोलो कि हम ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, छूट जाएंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया है, कोई ऐसी बात नहीं। फिर मैं आया अपनी जो हवालात थी उसमें, तो फिर मैंने चिट्ठी लिखना शुरू किया उसको, और दूसरे दिन उसको मैंने वो चिट्ठी लिखी, जो कि उसने फिर सुल्तानपुर के कार्यक्रम में शहीद खुदीराम बोस जी की जयंती पे उसको पढ़ा उसने। तो मैंने यही उसमें लिखा कि देखिए, संकट के समय में ही बहादुरी का परिचय होता है। वैसे तो बहादुरी पे सारे लोग भाषण देते हैं। फिर मैं वहां से जेल गया, और जब मेरी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, 15 मिनट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, तो मेरे परिवार ने तुरंत चिंता जाहिर करना शुरू किया कि भाई कैसे हो, और खाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे है, 8 दिन तुम ईडी की कस्टडी में रहे हो, और क्या लग रहा है तुमको, अच्छे हो कि नहीं हो। तो मैंने तुरंत वहीं रोका उनको, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसकी रिकॉर्डिंग होती है, और इसकी रिकॉर्डिंग जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो देखेंगे, और संजय सिंह और उनके परिवार को अगर मायूस देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे कि अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो मैंने तुरंत अपने परिवार को रोका, और मैंने ये कहा कि आज के बाद कभी ये मत पूछना कि मैं कैसा हूँ। अशोक भाई, 6 महीने में मेरे फैमिली को ये इजाजत नहीं थी कि वो मुझसे पूछ सकें कि मैं कैसा हूँ। चीज़ों का ट्रीटमेंट 3-3, 4-4 साल से चल रहा है। लीवर का ट्रीटमेंट चल रहा है, और ILBS में जो पहले से 3-4 साल से, ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट आँखों पर चल रहा है, वो भी 3-4 साल से इलाज चल रहा है एम्स से, और उसके बाद सॉफ से। मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने अपने परिवार से कहा कि कभी भी ये मत पूछना, ये पूछना कि जेल वाले कैसे हैं। फिर जब मेरी वीडियो खुलती थी तो पत्नी मेरी पूछती थी जेल वाले कैसे हैं, तो कहता था ठीक है, और तब सबसे बातचीत होती। मैंने तो इस बात का भी ख्याल रखा। जेल में समय कैसा काटा? अच्छे से काटा। 11 दिन शुरू के जरूर मुश्किलों भरे थे, जिसमें हमें किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी, और 2 सिपाही 24 घंटे हमारी ड्यूटी पे होते थे। तो कई बार मैं रात में भी सो रहा होता था, तो तमिलनाडु पुलिस के लोग हैं, वो कहते थे सर
तो मेरी आंखें खुलती थी तो मैं कहता था ओके ओके, उनकी ड्यूटी का हिस्सा रहा होगा। तो फिर छोटी सी जगह थी, लगभग इतने इस रूम के बराबर या इससे थोड़ा ज़्यादा, तो उसी में टहलने की इजाज़त थी, उससे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। 2 बार मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते थे तो अनाउंस करते थे वार्ड नंबर 1, 2, 3 के बंदी भाई अपने अपने वार्डों में जाएं। जेल बंद होती थी, मुझे ले जाया जाता था, मेडिकल चेकअप होता था और फिर वापस आता था। और ठंडियों में बेड नहीं था मेरे पास, गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं होता था, तो फिर मैंने सुपरिटेंडेंट से कहा भाई गर्म पानी उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेदारी है, इसमें जेल मैनुअल में लिखा है। तो फिर उन्होंने उसके लिए फिर कई वार्डों में, दूसरे वार्डों में भी गीजर लगे और उस गीजर से 20-20, 25-25, 50-50 लोग पानी भरते थे। तो लाइन में लग के जब नंबर आता था तो पानी भरता था, खुद से बाल्टी उठा के पानी रखता था, बर्तन साफ करता था, कपड़े साफ करता था और झाड़ू लगाता था, सारे काम खुद से करता था। पत्नी से मैंने कहा मेरी हॉस्टल लाइफ फिर से वापस आ गई है। मैं उड़ीसा में जब माइनिंग इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहा था तो उस टाइम में भी ये सब काम करने पड़ते थे, तो उन दिनों की भी याद आ गई। और लेकिन सबसे जरूरी काम जो मैंने किया कि जेल में जाते ही मैंने ये तय किया कि उन लोगों के बारे में सबसे पहले पढ़ना है जिनकी जेल यात्रा लंबी हुई है। तो मैंने नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा सबसे पहले और मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। शायद मैंने मतलब उनके बारे में नहीं जानता था इतना। जिस कोठरी में उनको रखा गया था अशोक भाई, वो खड़े होते थे तो लंबे थे थोड़ा, तो उसमें उनका सर लगता था और कई साल तक उनको फुल पैंट नहीं दिया गया पहनने के लिए, हाफ पैंट पहन के वो जेल में रहते थे। उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। जब भगत सिंह जी जेल में गए तो वहां पे बंदियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। जतिन दास जी ने 63 दिन का अनशन किया जिसमें उनकी शहादत हो गई। और मैं जब 13 अक्टूबर को पहुंचा तो उसके ठीक 1 महीने पहले 13 सितंबर को वो तारीख थी जब जतिन दास जी की शहादत हुई थी। तो जेल के कुछ लोग उनको इस रूप में याद भी करते हैं। अशफाक उल्लाह के बारे में पढ़ा, काकोरी कांड पढ़ा, काला पानी के दस्तावेज पढ़ा, आज़ादी के दीवाने किताब थी पढ़ा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, जब मैं जेल के अंदर गया तो एक सज्जन का पत्र आया दूसरे दिन। मैं बड़ा हैरान था कि भाई इस व्यक्ति को कैसे पता चल गया कि मैं इस जेल में हूँ और सेल नंबर 28 में हूँ। पता नहीं कहाँ से उसने पता किया, मुझे नहीं मालूम। दूसरे या तीसरे दिन वो लेके आया वेलफेयर ऑफिसर की आपकी एक चिट्ठी आई है, तो उसके साथ 2 किताबें हैं। तो मैंने कहा, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि ये किस व्यक्ति ने चिट्ठी दी है। तो पहले तो उसने बड़ी सराहना की और आप बेबाकी से बोलते हैं, ये सब लिखा। तो पढ़ के अच्छा लगा और फिर उसने कहा कि ये 2 किताबें हैं, इसको जरूर पढ़िएगा। तो एक था काला पानी के दस्तावेज, एक था आज़ादी के दीवाने, और फिर अगली बार उसने जो चिट्ठी लिखी उसके साथ उसने भगत सिंह की जेल डायरी भेजी। तो ये 3 किताबें उस व्यक्ति ने भेजी। फिर तो मेरे हेल्थ से जुड़े हुए कुछ उन्होंने किताबें भेजी। और जिस दिन मैं छूट के आया वो रात में मेरे घर के बाहर खड़ा। क्या बात है। तो आगे क्या? तो उसने कहा कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने आपको चिट्ठी दी। अरे बाप रे, आगे क्या? दूसरे दिन यहाँ आया तो उसने फोटो। तो मैंने जब पढ़ा इन लोगों के बारे में तो लगा कि यार ये जेल तो कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे कैंटीन है। अब देखिए सत्येंद्र जैन का कितना बड़ा मुद्दा बनाया गया। जेल की कैंटीन में आपको फल मिलते हैं, सेब हो, संतरा हो, केला हो, अमरूद हो, हर तरह के जो जेल तिहाड़ जेल के अंदर फैक्ट्री में जो बिस्किट बनते हैं, नमकीन बनते हैं, साबुन बनते हैं, वो सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। तो दूध मिलता है वहाँ। तो मतलब जो हम लोग फिल्मों में देखते थे कि चेक वाला कुर्ता और पैजामा पहन के पत्थर तोड़ रहे हैं, फिलहाल अब ऐसी जेल नहीं है। एक जमाने में जेल बहुत मुश्किल होती थी और उसमें मैंने सावरकर की एक घटना पढ़ी जिसमें कि वो अपने बेटे को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि 1 साल में 1 चिट्ठी आपको लिखने की इजाजत थी काला पानी में। तो उस समय से तो अब की जेल बहुत अच्छी है। यहाँ पे म्यूजिक, वहाँ पे अलग अलग चीज़ों को पंजा बोलते हैं। अब म्यूजिक पंजा होता है, कबूतर पंजा होता है, जहाँ पे कबूतरों को दाना खिलाने भी मैं जाता था। बैडमिंटन के लिए मल्टीपर्पज हॉल थे, वहाँ बैडमिंटन खेलने जाता था। तो अगर जेल के समय के बारे में आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने इसका भरपूर सदुपयोग किया
और मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए तो जरूर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी किताबें मैं शायद 6 साल में नहीं पढ़ पाता अपनी राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण और लोगों के काम धाम करने की वजह से, जितनी मैंने 6 महीने में पढ़ ली। अंतिम सवाल, और क्या जो भी जेल जाए, मतलब आंदोलनों में जाए या झूठे मुकदमों में जाए, मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, वो चाहे समाजवादी हों, वो चाहे कांग्रेस के हों या हमारी पार्टी के हों, घबराइए मत। दौर आते हैं ऐसे, दौर आते हैं। ये देश ऐसे नहीं आजाद हुआ। भगत सिंह क्रांति का साक्ष्य किताब है, उसमें एक घटना है, आप सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुर्गा भाभी का उसमें दुर्गा भाभी की भूमिका है उसमें। उसमें दिखाते हैं कि एक भगत सिंह और दुर्गा भाभी के बीच का संवाद है। दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण बोरा जी बम टेस्ट करने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, शहादत हो जाती है, और भगत सिंह को उनकी पत्नी बन के वेश बदल के दुर्गा भाभी को कलकत्ता छोड़ना है। तो भगत सिंह आते हैं और दुर्गा भाभी का एक बेटा है और वो उस वक्त बेवा है, उनके पति की शहादत हो चुकी है। तो भगत सिंह भावुक हो जाते हैं और वो उस बेटे को देखते हैं, उसका नाम सची है। तो उस बेटे को देखते हैं और कहते हैं कि भाभी ये बहुत रिस्क का काम, बल्कि एक पत्र उन्होंने लिखा भगत सिंह ने दुर्गा भाभी को, उसमें लिखा है कि उसमें कई जगहों पे स्याही के ऊपर आंसू गिरे हुए हैं, तो भगत सिंह ने रोते हुए चिट्ठी वो लिखी। और संवाद में ये बात है कि वो कहते हैं दुर्गा भाभी से कि भाभी ये बहुत ही जोखिम भरा काम है कि आप मुझे कलकत्ता तक छोड़ने चल रही हैं और इसमें आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर वो बोले कि ये जो 3 साल का हमारा भतीजा है, बच्चा है सची, इसकी भी मृत्यु हो सकती है। तो दुर्गा भाभी ने जो पलट के उनको जवाब दिया, तो दुर्गा भाभी ने कहा कि भगत सिंह तू भी तो किसी का बेटा है, ऐसे लोगों ने इस देश को आजाद कराया। और इसमें हम ये छोटी छोटी जेलों से डर के 3 मुकदमे हो जाते हैं और जाके हम नतमस्तक हो जाते हैं मोदी जी के सामने या भाजपाइयों के सामने। ये ठीक नहीं है, ये इंसान का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। ऐसा अगर हम करते हैं ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लड़ो ना भाई, डॉक्टर ने थोड़ी बताया था राजनीति में आने के लिए। भाई आपने कुर्ता पजामा पहन लिया, राजनीति में आ गए, कार्यकर्ता आपकी जिंदाबाद लगाते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, माला पहनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जेल जाना होता है तो आप रोने लगेंगे, जाके शामिल हो जाएंगे। 14 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के जा चुके हैं बीजेपी में। क्यों भाई, मुख्यमंत्री आपको बना दिया आपकी पार्टी ने, इससे ज्यादा और क्या देंगे आपको? इतना समझौता, इतना ज्यादा समझौता, इतना ज्यादा कायरों जैसा प्रदर्शन, ये ठीक नहीं है। मतलब एक घटना उसमें है कि जब भगत सिंह जी को फांसी हो जाती है, उनके भाई उनसे मिलने आते हैं, कुलतार सिंह, और जब मिल के जाते होते हैं तो भगत सिंह देखते हैं कि वो बड़े मायूस है, निराश है, तो चिट्ठी लिखते हैं जेल से, और उसकी अंतिम लाइन है बड़ी अच्छी, जफा का मतलब होता है अत्याचार। तो उन्होंने लिखा नीचे की अंतिम लाइनों में कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। क्या बात है, क्या बात। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। तो ये देश ऐसे नहीं आजाद हुआ, बहुत कुर्बानियां हुई। 6 साल तो यरबदा की जेल में रहे। ये शेर आप मोदी जी को डेडिकेट कर रहे हैं? बिल्कुल डेडिकेट। मैं तो वहां कोर्ट के बाहर भी बोल दिया था कि मैं मोदी जी की यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूँ। तो और इस देश के नौजवानों से भी मैं कहना चाहता हूँ, कितना डरोगे भाई? देश का किसान 1 साल बैठा रहा तभी तो उसको न्याय मिला। लड़िए अपने, अगर आपको रोजगार चाहिए तो। ये तात्कालिक हल्ला मचा के ट्विटर पे कुछ लिख के भाग जाने से कुछ नहीं होगा। आगे क्या, आगे आम आदमी पार्टी क्या करेगी? अब देखिए, अभी तो पूरा फोकस चुनाव पे है और 23 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं, और बाकी जो सीटें हैं जहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी वहाँ पे जाके प्रचार करेंगे, और लोगों से एक ही बात के लिए अपील करेंगे कि आपको खुद से अपना मूल्यांकन करना है कि देश किस चुनौतियों से गुजर रहा है, किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। चंद पूंजीपतियों के लिए देश की सारी अर्थव्यवस्था है, सारा पैसा है, सारा तंत्र है, और आपको सिर्फ 5 किलो राशन पे जिंदा रखा जा रहा है। ये ठीक नहीं है और इसके खिलाफ बदलाव लाइए। और मैं ऐसा अपील भी करूंगा कि 4-5 ऐसे बड़े मुद्दे होने चाहिए जो इंडिया गठबंधन के लोग
गारंटी के रूप में, कि गारंटी कार्ड के रूप में लोगों को बांटें और पहुंचाएं कि भाई ये 5 चीज़ें तो हम जरूर करेंगे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद, और वो बात लोगों के बीच में लेकर हमें जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल की भूमिका तो यही है, और अगर हमारी पार्टी तोड़ने का कहीं प्रयास करेंगे या कोई खेल करने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए जम के लड़ेंगे इन लोगों से, कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मैं जो भी लोग इनके सामने झुकते हैं, मौजूदा परिस्थितियों से मुंह मोड़कर अपने आप को बचाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी चाहते तो कहीं समझौता करके आराम से अच्छी सुख की ज़िंदगी बिता रहे होते। पत्रकार बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो लोग आज के दौर में अपनी पत्रकारिता को जीवित रखे हैं उन्हीं को याद किया जाता है। आपको पता नहीं है यूट्यूब पे कितने लोग आपको सुनते हैं, कितनी आपकी पीठ पीछे सराहना को होती है, और मिलके तो वो शब्द है ही है गोदी मीडिया वाला, वो भी कोई बन सकता है। तो मैं एक ताहिर फराज का एक बहुत अच्छा शेर है कि नज़र बचा कर गुजरना है तो गुजर जाओ, नज़र बचा कर, यानी इन दुश्वारियों से, इन समस्याओं से नज़र बचा कर गुजरना है तो गुजर जाओ। मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। क्या बात, मैं क्या आईना हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी। ये थे संजय सिंह। मैं आईना हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी देश बचाने की है, संविधान बचाने की है। ये आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। उनसे पूरी बात जब आप सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, ये शख्स सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं है, ये कुछ देश के लिए कर गुजर के जाना चाहता है। ये उनमें से नहीं है कि जो मन की बात करे, ये जन की बात सुन के उस बात की समस्याओं को कैसा निदान करें, उस समस्या का क्या करें, इसके लिए निरंतर लड़ने वाला ये योद्धा है। आज न्यूज़ लॉन्चर पे ये आए। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, संजय सिंह जी की बातें कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।